ये स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर 2022-23 के लिए जारी किया गया है आपके बोर्ड के द्वारा। तो इसमें कोड ए जो है इसका हम सोल्यूशन देखेंगे, और साइंस सब्जेक्ट है आपका, और हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में इसके सोल्यूशन को देखने वाले। 3 घंटे का समय रहेगा, 60 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, और इसमें टोटल 27 क्वेश्चन रहेंगे, और 3 खंड में डिवाइड होगा आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स के जो क्वेश्चन हैं एमसीक्यू से स्टार्ट किए गए हैं, और अच्छा पैटर्न है आपका, और छोटे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया आपसे पहला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक बताना है आपको, यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर या पावर की यूनिट जो होती है वो होती है वॉट। तो हमारा जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वॉट जो है आपकी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है, यानी विद्युत शक्ति की यूनिट होती है या मात्रक होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो ह्यूमन आई जो है वो इमेज बनाता है अपनी रेटिना पे, यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में दृष्टि पटल पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमास एनर्जी सोर्स। तो बायोमास एनर्जी सोर्स का जो एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है वो आपके सामने है। नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है बायोमास का सोर्स नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। आपके सोल्यूशंस हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में है, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऊर्जा के 2 नवीनीकरण स्रोतों के नाम बताने हैं, ठीक है, यानी कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसके आपको सोर्स बताने हैं। तो चलिए इसके लिखिए, राइट डाउन करिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास और जैव ईंधन सभी के सभी क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा के कुछ उदाहरण है। इसमें क्या पूछा है, नवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण पूछा है आपसे, तो नवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण आपको इस तरह से लिखना है। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो ये जो है रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को अगर लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे, तो इनके लिए जो आंसर होगा हमारा, तो कुछ इस तरह से ही लिख देंगे। तो चलिए इनका आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, टिडल एनर्जी, बायोमास, बायोफ्यूल एटसेट्रा आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ऐसी परीक्षा लेना क्या जरूरी है? ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपसे 5वें पार्ट में क्या पूछा गया है, टंगस्टन का उपयोग लगभग विशेष रूप से इलेक्ट्रिक लैंप के फिलामेंट के लिए क्यों किया जाता है। रीजन बताना है, व्हाई टंगस्टन मोस्टली एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैंप्स। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं इसका आंसर को, हम कहेंगे टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक गलनांक होता है, यानी कि हाईली मेल्टिंग पॉइंट होती है इसकी, और ये लंबे समय तक चमकते हुए भी पिघलता नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख देंगे, हम लिख देंगे टंगस्टन इज यूज्ड टू मेक द फिलामेंट ऑफ द बल्ब बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड डज नॉट मेल्ट इवन व्हेन ग्लोइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में समझते हुए चलेंगे बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपसे पूछा गया जमीन में संग्रहित पानी यानी भौम जल के क्या फायदे हैं, यानी कि हमें बताना है एडवांटेज क्या है जो वाटर हम स्टोर करते हैं ग्राउंड में। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, यह वाष्पित नहीं होता, यानी कि ये क्या नहीं होता आपका, इवेपोरेट नहीं होता, बल्कि पूर्ण भरण से कुओं में फैल जाता है और एक विस्तृत क्षेत्र में वनस्पति के लिए नमी प्रदान करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है हम दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं, यह स्थिर पानी की तरह मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल उपलब्ध नहीं कराता, यानी कि बाहर जो पानी होता है, धरती पे जो पानी कहीं पे भी नाले के या फिर आप देखते हो सड़कों पे जो पानी इकट्ठा होता है उसमें मच्छर पनपते हैं, लेकिन भौम जल में यानी कि ग्राउंड वाटर में ये फैसिलिटी नहीं है, वहां पे मच्छर उसमें नहीं पनपते हैं। और साथ ही साथ यह जो है मानव और पशु अपशिष्ट द्वारा संदूषण से सुरक्षित रहता है, यानी कि मानव और पशु जो अपशिष्ट करते हैं वो इन पानियों में नहीं जा पाता क्योंकि ये भौम जल है, ये पृथ्वी के अंदर रहता है स्टोर। ठीक है, तो ये 3 उदाहरण लिख सकते हैं। हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम आराम से 3 लिख देंगे तो हमारे को पूरे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। हम 2 भी लिखते तो भी हमारे को 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसका आप जो है इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो सोल्यूशन कुछ इस तरह से लिख देंगे, it does not evaporate but diffuses into recharge wheel and provides moisture for vegetation over a wide area। और सेकंड पार्ट हम लिख सकते हैं, it does not provide breeding ground for mosquitoes like stagnant water। ठीक है, रुका हुआ पानी की तरह, स्थिर रुके हुए पानी की तरह, और it is protected from contamination by human and animal waste। ठीक है, तो ये दूसरे वेस्ट से भी बचा रहता है। तो ये फायदे हो गए। अब आते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे पूछा गया कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले सफेद प्रकाश के विभाजन के बाद पाए गए रंगों का नाम अनुक्रम में लिखिए। तो आपको इसको बिल्कुल लाइन से लिखना है, या तो बढ़ते हुए लिखिए या घटते हुए क्रम में लिखिए। तो मैंने आधार से शीर्ष यानी कि ऊपर से नीचे, नहीं नीचे से ऊपर की टॉप की तरफ गया, फ्रॉम बेस टू टॉप लिखा है मैंने। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बैंगनी होता है, वॉयलेट होता है पहला, जामुनी होता है, इंडिगो, फिर उसके बाद है नीला, और फिर जो है आपका हरा यानी कि ग्रीन, फिर पीला यानी कि येलो, फिर नारंगी यानी कि ऑरेंज, और फिर सबसे ऊपर जो है लाल रंग आपको मिलता है। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर आपको हरा मिलेगा, फिर नीला मिलेगा, फिर जामुनी मिलेगा, फिर बैंगनी मिलेगा। तो इस तरह से हम अगर टॉप से बॉटम में जाएं
जाए तो नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है, इस तरह से टॉप से बॉटम, और बॉटम से हम शुरू करते हैं तो इस तरफ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये आपका आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखने हैं, 2 नंबर का है। और इसके बी पार्ट में पूछा गया फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को बताएं और समझाएं, ये भी 2 नंबर का पूछा है, ठीक है। बहुत ही सटीकता से आंसर लिखना है, क्योंकि आप ज्यादा बड़ा लिख नहीं सकते हैं। 2 नंबर में आप सोचोगे ज्यादा बड़ा क्यों लिखूं, तो ये चीज भी आपको ध्यान ही रखनी है। तो चलिए इसके आंसर को पहले हम देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो ये बंद वक्र रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, और जो चुंबक के अंदर अंदर यानी भीतर भीतर होती हुई फिर से उत्तरी ध्रुव की ओर चली जाती हैं, ठीक है। और दूसरा गुण हम बता सकते हैं इसमें, चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट हमेशा लिखने हैं, ध्यान रखना है। आज बता रहा हूं मैं, पहली बार आपको सुन लेना है, कान में डाल लो। अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। अगर 3 लिख देते हो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। अगर कुछ ऐसी चीजें पूछी जाती, गुण बताओ, दोष बताओ, अंतर लिखो, ये लिखो, तो सब कम से कम आपको 2 अंतर लिखने हैं 2 मार्क्स में, 3 अंतर लिखने हैं 3 मार्क्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम आपको बताना है, समझाना है, ठीक है। तो चुंबकीय रेखाओं के हमने 2 गुण लिख दिए, 2 नंबर देख रहे हो आप, 2 गुण पूछा है, 2 नंबर दे रहा है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फ्लेमिंग के हाथ के बात करें अगर हम, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले तो इसकी हम इंग्लिश वर्जन बात कर ले। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दीज लाइंस आर क्लोज कर्व लाइंस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गो टू द साउथ पोल आर पासिंग थ्रू द मैग्नेट अगेन टू द नॉर्थ पोल, ठीक है। और दूसरा है मैग्नेटिक लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करें, तो यहां पर जो है आपसे बी पार्ट में पूछा गया है कि आपको फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को बताना है, यानी कि स्टेट करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। लेफ्ट हैंड तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड बना हुआ है, जिसमें आपका फोर्स जो होती है, फोर्स का डायरेक्शन यानी कि बल की दिशा जो है अंगूठा बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है आपका ये आपका फिंगर बता रहा है, और मिडल फिंगर जो है धारा की दिशा बताती है, यानी कि आपका जो करंट है उसकी दिशा बताती है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से हम लिखते हैं, यदि हम वाम हस्त की 3 उंगलियों अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत, यानी कि सब क्या है एक दूसरे से 90 डिग्री बनाए, यहाँ पे देख रहे हो आप 90 डिग्री बनाया 3 उंगलियों में, तो इस तरह से फैला है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रही है, जो बीच में आपको बी से डिनोट दिखाई दे रहा है, जहां पे मैं एरो कर रहा हूं। और उसके बाद मध्यमा जो है, ये मध्यमा ये आपको प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बता रही है। और जो है चालक पर लगने वाला जो है आपको दिशा, जो बल है उसकी दिशा कौन बता रहा है, बल की दिशा अंगूठा बता रहा है। तो यही जो है आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है। इसको इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे, तो इंग्लिश में लिखने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, इफ वी स्प्रेड द 3 फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट द थंब एंड इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द इंडेक्स फिंगर is in the direction of the magnetic field and the middle finger is in the direction of the electric current flowing in the conductor and the force acting on the conductor is in the direction of the thumb, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपको 9th क्वेश्चन में रेखा चित्र बनाएं और प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। यदि वस्तु को रखा गया है तो आपको बताना है रेखा चित्र जो है अवतल लेंस के F और 2F के बीच अगर इसको रखा जाए तो कैसा होगा। तो चलिए इसका डायग्राम पहले देखते हैं। अवतल लेंस के, ठीक है, यानी कि कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है ये। तो कॉनकेव में आपका इस तरह से कॉनकेव लेंस होता है। अब इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कोई वस्तु रखी है, और ये वस्तु जो है आपको कहाँ रखा है, देखो F और 2F के बीच में। तो F आपका ये है, 2F ये रहा, इसके बीच में हमने कोई वस्तु रखी है। एक पैरेलल लाइन गई जो आपके इससे आपको लेंस से बताना है। तो लेंस से टकराने के बाद में क्या होती है, ये आपके ऐसे जाती है जैसे कि ये फोकस से पास हो रही हो, तो फोकस से इस तरह से पास हो रही है, ठीक है। और जो है एक जो है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से पास होती है, जो कि आपका सी कहाँ पर है, तो सी आपका यहाँ पर है, इस जगह पे सी है। तो सेंटर से कर्वेचर से जो पास होती है वो जिस तरह से जाती है उसी तरह से वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये वापस आई है। तो और जो दूसरी मैंने बताई जो पैरेलल जाती है वो ऐसे जाती है कि लगता है कि वो सेंटर ऑफ जो आपका फोकस से पास हो रही है। तो देखो आपके ये जो है लेंस से पार निकल जाएगा, लेंस से टकरा करके ये इस तरह से निकलेगा कि लगेगा कि अगर पीछे इसको सरकाएं तो ये फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। तो आप देख रहे हो डैश डैश लाइन जो आपको शो हो रही है ये कहां से जा रही है, ये फोकस से पास हो रही है इस तरह से। और जब ये फोकस से पास हो रही है तो यहाँ पे इमेज बन रहा है, जहाँ पे दोनों लाइनें करती हैं वहाँ पे इमेज बनता है। अब इमेज की कंडीशन कैसी है, तो ये आपका सीधा है, ये आपको बताना है। नेचर आपको बताया, पूछा क्या है, प्रकृति बतानी है, ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताए, ठीक है। रेखा चित्र बनाना है और प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ इमेज बताना है, कैसा इमेज बना है। तो यहाँ यंग जनरेशन की यही बात मुझे बहुत पसंद है, हिम्मत बहुत होती है। देखो समझ लो इस चीज को, जब आपकी रेखाएं खुद मिल जाएं तब तो इमेज जो है आपका रियल बनता है। लेकिन रेखा को अगर आप खुद डैश डैश करके बढ़ाते हो, देखो अगर ये आपका जो लाइन है, ये जो मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जाता है वो आपके लेंस से टकराने के बाद में सीधा जो भी लाइन पैरेलल जाएगी वो हमेशा फोकस से पास होगी। ये आपको स्कूल में सिखाया होगा कि जो भी लाइनें प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल होती हैं वो हमेशा फोकस से पास होंगी। लेकिन आप देख रहे हो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है, ये मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है, लेकिन जब ये लेंस है तो लेंस में से ये क्या होगा, आपका इस तरह से पास हो रहा है कि लग रहा है कि पीछे बढ़ाने से ये फोकस से पास हो रहा है, और ये फोकस से पास हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमने इसको बढ़ाया है। डैश डैश का मतलब हमने बनाया है, अगर वो डायरेक्ट लाइन होती तो हमने नहीं बनाया है। तो डायरेक्ट लाइन आप ये वाली देख सकते हो, लेकिन आगे हमें इसको बढ़ाना पड़ा फोकस से पास कराने के लिए। यानी कि ये जो बिंब इमेज बना, ये कैसे बना, आभासी बना। आभासी का मतलब क्या है कि ये आपका रियल नहीं है। अगर रियल नहीं है तो कैसा हो गया आपका, ये आपका इमेजिनरी हो गया ना। तो यहां पर देखो, एक तो आपका ये कैसा बना, आपका जो ऑब्जेक्ट था ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका इमेज है। इमेज कैसा बना, इसका अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इमेज जो है आपका इरेक्ट है, यानी कि सीधा तो बना है, आप देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इरेक्ट है, ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा हो गया। उसके बाद में छोटा है तो हम कह सकते हैं डिमिनिश्ड है, ठीक है, आपका डिमिनिश्ड यानी कि छोटा, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, और साथ ही साथ कैसा है, ये आपका रियल है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये आपका रियल नहीं है, ठीक है। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, तो लेकिन रियल तो नहीं है, तो इसीलिए इरेक्ट है, ठीक है। तो आपका कैसा है, नॉट रियल है, आभासी बोल सकते हो आप, नॉट रियल बोल दो, नॉट रियल, या इमेजिनरी बोल दो, क्या है, ठीक है, इमेजिनरी। तो ये इसकी कंडीशन हो गई। अब एक और क्वेश्चन है आपसे जो पूछा गया है, बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अभी तो हम कॉन्केव की बात कर रहे थे, अब कॉन्वेक्स की बात कर रहा है ये, तो कॉन्वेक्स की बात करेगा तो इसका क्या आंसर होगा, तो कॉन्वेक्स को देख लेते हैं। कॉन्वेक्स देखिए आपकी, फिर से मैंने बताया, उसने बोला है क्वेश्चन में कि 2f और f के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। एक रेज जो मैंने बताया था कि वो आपकी एक रे जो पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है सीधी सीधी, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ना आपको, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी लाइन आपके पैरेलल जाएगी, आप ये देख रहे हो ये लाइन जो है इस तरह से पैरेलल गई है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो मैंने आपको बताया है कि जब पैरेलल लाइन जाती है तो वो फोकस से पास होती है। तो देखो यहाँ से, ये देखो आपके सामने फोकस से पास हो रही है, ठीक है, ये अपने आप पास हो गई, इसको हमने डैश डैश नहीं दिखाया है, यानी कि अपने आप लेंस से टकराई और लेंस से फोकस से पास हो गई, तो फोकस से पास होते हुए इस तरह से चली गई, ठीक है। दूसरी बात जो है, एक हम और रे चाहिए जो कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो सी से जो पास होगा, पोल से पास होगा, सॉरी, मैंने ऊपर आपको सी बता दिया था, ये पी है, ठीक है ना। तो यहाँ पोल से जो पास होगा, तो पोल से जो पास होगा वो सीधा ही चला जाता है और उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सीधा इस तरह ही गया और इस तरह से आया, दोनों ने अपने आप को खुद को काटा, हमने डैश डैश लाइन कोई नहीं बनाई, तो यहाँ पे बना इमेज जो है रियल बना। सबसे पहली बात रियल, अगर रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा। हमेशा रूल देख लेना, ये हमेशा रहता है, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगी इमेज, चाहे कोई सा भी लेंस उठाओ, चाहे कोई सा भी आप मिरर उठाओ, ठीक है, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। अगर आपका रियल नहीं है, इमेजिनरी है, तो आपका कैसा होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा, इरेक्ट होगा, जो कि अभी अभी हमने देखा ऊपर वाला इमेज कैसे बना था, देखो सीधा बना है, तो ये सीधा बना है, यानी कि क्या बना है, यहाँ पे देखो सीधा बना है, तो ये क्या है, इमेजिनरी, यानी कि आपका नोट रियल है। और ये उल्टा बना है ना, तो ये आपका कैसा होगा, और लार्ज है, इससे तो लार्ज है तो एन लार्ज बोल देंगे, एन लार्ज मतलब बड़ा है, ठीक है। तो ये इसके तीन कंडीशन हमने बता दी, रियल है, इन्वर्टेड है और एन लार्ज है, ठीक है। तो ये आपका, और हम क्या कह सकते हैं, 2f से भी आगे बना हुआ है, ठीक है, बियॉन्ड 2f बना हुआ है। और ये कहाँ बना हुआ है, ये इमेज बना है f और p के बीच में, ये बना कहाँ है, f एंड p के बीच में, बिटवीन बिटवीन f एंड p बना हुआ है ऊपर वाला इमेज, और ये बना हुआ है आपका बियॉन्ड 2f डैश बोल दो, ठीक है। अगर इसको आप f लेते हो तो इसको f डैश बोल दो, अगर आप इसको f डैश लेते हो इसको 2f लिख दो, ठीक है। तो जो आपका बियॉन्ड 2f डैश या 2f जो भी आप मानते हो उसके हिसाब से। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका खंड है उसकी बात करें, तो आपका जो सेक्शन अब यहाँ पे केमिस्ट्री का सेक्शन है, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, इसके सारे के सारे आंसर्स आप देख रहे हैं, हमने कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट फिर से डिस्कस करेंगे, देन इसी तरह से बायोलॉजी को खत्म करते हुए सब कुछ करेंगे खत्म। तो पहले आपका हमने देखा फिजिक्स, अब आपका कमेंट कर दीजिएगा और आप जरूर बता दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या बेनिफिशियल है, ताकि हम आपके आगे के पार्ट बना पाएं। जैसे आपके कमेंट आएंगे नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा, तब तक आप वेट करें। अगर समय आपके पास ज्यादा निकल गया तो फिर आपके लिए समस्या हो सकती है कि सॉल्यूशंस फिर अपलोड करना मुश्किल हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।